हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। हम आपका आज का आगे का टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं, दैट इज माइक्रोब्स यूज्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज मतलब क्या होता है? गटर। तो कैसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर सकते हैं गटर ट्रीट करने के लिए या गटर के पानी को ट्रीट करने के लिए, सीवेज वाटर को ट्रीट करने के लिए, गंदे पानी को ट्रीट करने के लिए, वो हम पूरा आज के सेशन में कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए स्टूडेंट हैं, इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ सबसे पहले जाइए और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस और आने वाले कंटेंट के रेगुलर अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ऑलराइट, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आपको पता है लास्ट सेशन में हमने अपना रोल ऑफ माइक्रोब्स का टॉपिक टोटली कंप्लीट कर दिया था। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने में कैसे हेल्प करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट ग्रोथ में कैसे हेल्प करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से विटामिन, ऑर्गेनिक एसिड, अल्कोहल कैसे बनाया जा सकता है, ये हमने सारा लास्ट 2 सेशंस में कवर किया है। अगर आप चाहते हैं कि आपको लास्ट सेशन अच्छे से देखना है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ कैसे होता है, उनके सोर्सेज क्या है, तो ऊपर जो आई बटन है वहाँ पर आप क्लिक कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आएगा और आपको पता चल जाएगा कि कौन से सेशन आपको देखना है इसके प्रीवियस वाला, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। ओके, तो आज के सेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। अब आज का सेशन हमारा क्या है? इट इज़ अबाउट माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके कैसे हम गंदा पानी, डर्टी वाटर क्लीन कर सकते हैं, उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। सीवेज इज अ मैटर कैरिड ऑफ इन ड्रेनेज, मतलब आपके जो नाले में, जो आपके गटर के पानी में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, मतलब जो पानी होता है, जो गंदा पानी होता है, उसको हम बोलते हैं सीवेज। ओके, इट इज़ अ म्यूनिसिपल वेस्ट कंटेनिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा। देखो इस पानी में क्या क्या होता है? ह्यूमन स्टूल्स, जो पॉटी आप करते हो, वो ह्यूमन एक्सक्रीटा को हम बोलते हैं ह्यूमन वेस्ट। देन हाउस होल्ड वेस्ट, जो घर का कचरा का पानी होता है, किचन का पानी होता है। देन डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर एंड इवन पैथोजेनिक माइक्रोब्स, क्योंकि कोई पेशेंट होगा, हॉस्पिटल से आने वाला जो पानी होगा, दैट विल कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोन, नीमाटोड्स, फंजाई एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारी गंदगी, ये सारा गंदा पानी, इसको हम बोलते हैं सीवेज। क्या बोलते हैं हम इसको? ये सारी गंदगी को हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज सीवेज। आगे हमको क्या बताया जा रहा है? आगे हमको क्या बताया जा रहा है? इट ऑल्सो इंक्लूड्स डिस्चार्ज्ड वाटर फ्रॉम हॉस्पिटल वेस्ट, स्लॉटर हाउस वेस्ट। स्लॉटर हाउस वेस्ट मतलब क्या होता है? जहाँ पर एनिमल्स को स्लॉट किया जाता है, जैसे कोई पोल्ट्री फार्म होगा तो जहाँ पर एनिमल्स को किल किया जाता है मीट या चिकन ऑब्टेन करने के लिए, उसको हम बोलते हैं स्लॉटर हाउस। ओके, सो वहाँ का सारा एनिमल वेस्ट। देन एनिमल डंग, जो एनिमल्स का गोबर होता है, उनका जो पॉटी होता है, उनका जो वेस्ट होता है, ऑल दैट वेस्ट कैन बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज सीवेज एक्सेट्रा। डिस्चार्ज फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट कंटेन्स टॉक्सिक डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसको भी हम सीवेज में कंसिडर करते हैं। और इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या होता है? जो केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें टॉक्सिक कंपोनेंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। ओके, टैनरी, टैनरी मतलब जो टैनिंग इंडस्ट्री से आता है, जो लेदर इंडस्ट्री से वाटर निकलता है वो। फार्मास्यूटिकल वेस्ट, जो मेडिसिन इंडस्ट्री से केमिकल वेस्ट निकलता है एटसेट्रा, ऑल दीज आर कंक्लूडेड टुगेदर एज सीवेज वेस्ट। तो अब इसको क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भले ही आप ये गंदे पानी को पी ना सको या यूज़ ना कर सको, लेकिन इस पानी को हमको बड़े वाटर बॉडी में, मरीन वाटर बॉडीज या सी में जब हम ये पानी डिस्चार्ज करते हैं तो समुंदर का जो वातावरण है उसके अंदर के जो एनिमल्स हैं, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको ज़्यादा डैमेज नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके गंदे पानी डिस्चार्ज करने की वजह से कोई एनिमल मर रहा है, देन दैट इज अगेंस्ट द नेचर एंड दैट इज वेरी क्रूअल। ओके, तो पानी को डिस्चार्ज करने से भी पहले उसको ट्रीट करना पड़ता है, मतलब खराब पानी को भी पहले क्लीन करके फिर उसको फेंको। ओके, ताकि उसके वजह से कोई जीवित प्राणी, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म को नुकसान ना पहुंचे। ओके, तो अब देखो आगे क्या बताया गया है हमको कॉम्पोजिशन ऑफ सीवेज के बारे में। क्या बताया गया है? कॉम्पोजिशन ऑफ सीवेज। उसके पहले आपको एक बॉक्स दिया गया है, डू यू नो द ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया कैन क्लीन अप क्रूड स्पिल्स, कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज बैक्टीरिया। क्या बताया गया हमको कि आपको पता ही होगा कि बहुत टाइम पहले मुंबई में शिवाजी पार्क के ऐसे जो बाउंड्री है, जो अरेबियन सी है, वहाँ पर बहुत बड़ा एक शिप टैंक, मतलब एक ऑयल का टैंक है, वो पूरा का पूरा शिप पलट गया था, जिसके वजह से पूरा वाटर बॉडी ऑयल से भर गया था, मतलब पूरा ऑयल, वाटर का सरफेस ऑयल से क्लॉट हो गया था, जिसके वजह से ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पा रहा था, क्योंकि ऑयल ब्लॉक कर देता है, वाटर के पोर्स को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पा रहा था, एयर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रही थी और लाखों फिशेस मर गई थी। तो साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की, उन्होंने इन्वेंट किया एक ऐसा बैक्टीरिया जो ये ऑयल को खा सके। उन्होंने
हमने ऐसी एक फिश तैयार की जो फिश वाटर के ऊपर के ऑयल को क्लियर कर सके और वाटर का जितना भी गंदगी है उसको क्लीन कर सके, ताकि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट वापस से स्टार्ट हो जाए। इसके बारे में आप गूगल करेंगे तो आपको डेफिनेटली और इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। इसके बाद एक और बॉक्स दिया गया है, ग्रीन बॉक्स, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के बारे में। उस बॉक्स में क्या मेंशन किया गया है, सीवेज इज ऑल्सो अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, वायरसेस एंड प्रोटोजोआ। हमने पहले ही पढ़ा कि सीवेज वाटर में हॉस्पिटल वेस्ट होता है और हॉस्पिटल में तरह तरह के पेशेंट्स होते हैं जिनको वायरल इन्फेक्शन होंगे, पैथोजेनिक इन्फेक्शन होंगे, पता नहीं कौन कौन से इन्फेक्शन होंगे। द कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ डिसेंट्री, कॉलेरा, टाइफॉइड, पोलियो एंड इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस में अकर इन सीवेज। हो सकता है कि सीवेज वाटर में जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे वायरसेस, टाइफॉइड के ऑर्गेनिजम्स, कॉलेरा कॉजिंग बैक्टीरिया, कॉलेरा कॉजिंग एजेंट्स, ये अलग अलग टाइप के एजेंट्स उस सीवेज वाटर से आ सकते हैं। तो अगर समझो, इमेजिन करो कि कोई अपने हाथ वगैरह साफ नहीं कर रहा है और सीवेज वाटर से वो सीवेज वाटर यूज़ कर रहा है या सीवेज वाटर के आसपास में रह रहा है, तो उसको ये बीमारी बहुत जल्दी हो सकती है, ये वायरल इन्फेक्शन उसको बहुत जल्दी हो सकते हैं। ओके, द बैक्टीरिया फ्रॉम द सॉइल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सीवेज. During the course of sewage decomposition, initially aerobic and facultative anaerobic organisms predominate, which are then followed by strict anaerobic, especially methanogenic bacteria that produce methane and carbon dioxide. तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमको क्या दिया गया है कि जब आप इस सीवेज वाटर को ट्रीट करते हो, मतलब क्लीन करते हो, तो उस टाइम पे आप एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया यूज़ करते हो। एरोबिक बैक्टीरिया जो एयर के प्रेजेंस में सारे वेस्ट को खा लेंगे, और एनारोबिक बैक्टीरिया जो पानी के अंदर तक जाएंगे, जहाँ ऑक्सीजन सोर्स ज़्यादा नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड सोर्स है, वो पानी के अंदर तक जाके पानी के अंदर के बैक्टीरिया को किल करेंगे। ये पूरा प्रोसेस हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर सिर्फ आपको जिस्ट दिया गया है, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दिया गया है। और सबसे ज़्यादा एनारोबिक बैक्टीरिया जो हम यूज़ करते हैं वो है मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, क्योंकि वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं और यही मीथेन गैस बायोगैस प्रोडक्शन में यूज़ होता है। सो इतना आपको समझ में आया। अब पढ़ते हैं हमारे आगे के टॉपिक की तरफ, जो है कॉम्पोजिशन ऑफ सीवेज, जो हम एक्चुअली स्टार्ट करने वाले थे कि एक सीवेज के अंदर एक्चुअली क्या क्या होता है। ओके, सो लेट अस हैव अ लुक एट इट. Sewage consists of approximately 99.5% to 99.9% water and 0.1 to 0.5% inorganic and organic matter in suspended and soluble form. ये जो मैं पढ़ रही हूँ, ये जो मैं रीड कर रही हूँ, ये क्या बता रहा है कि composition of sewage मतलब सीवेज में क्या होता है, तो पूरा पानी होता है, मतलब 99.9% उसमें पानी होता है, 0.1 to 0.5% उसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ओके, जो सॉल्यूबल नहीं होते हैं, जो इनसॉल्यूबल फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, सॉल्यूट फॉर्म में। आगे क्या बताया गया है, कॉम्पोजिशन ऑफ सीवेज वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वेस्ट डिस्चार्ज इनटू वाटर। आपने कौन सा वेस्ट वाटर में डाला है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके सीवेज का कॉम्पोजिशन क्या होगा। जैसे घर का वेस्ट है तो घर का कचरा होगा, वॉशरूम का वेस्ट है तो ह्यूमन एक्सक्रीटा होगा, हॉस्पिटल से आने वाला पानी है तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के ये सोर्सेज होंगे या प्रोटोजोअन्स होंगे, इंडस्ट्रियल वाटर वेस्ट है तो उसमें केमिकल्स होंगे। तो डिपेंड करता है कि आपने अपने वेस्ट में क्या डाला है, तो उसी हिसाब से आपका सीवेज का कॉम्पोजिशन डिसाइड होगा। ओके, so it depends upon the type of waste discharged into the water from different industry. For example, textile industry, chemical industry, pharmaceutical industry, dairy industry, canning, brewing, meat packing, tannery, oil refineries and meat industries etc. ऐसे हजारों टाइप के इंडस्ट्रीज है जिनका प्रोडक्ट अलग होता है और जिनके वजह से सीवेज का कॉम्पोजिशन अलग होता है। आगे देखो क्या बताया गया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन सीवेज। सीवेज के अंदर कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। Various types of microorganisms are present in sewage. Okay, bacteria, viruses, fungi, protozoa, nematodes, algae, etc. are found in sewage. However, their number and type fluctuate depending upon the sewage composition and source of sewage. गंदे पानी में डेफिनेटली ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंगस हो, चाहे अलगे हो, चाहे वायरस हो, लेकिन उनका अमाउंट, उनकी जो क्वांटिटी है, कितने क्वांटिटी में, कितने अमाउंट में ये ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे, वो फ्लक्चुएट होते रहता है। फ्लक्चुएट मतलब चेंज होते रहता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है सोर्स ऑफ सीवेज में कि ये सीवेज आ कहाँ से रहा है। अब किचन के कचरे में आपको ज़्यादा बैक्टीरियल सोर्स नहीं मिलेगा, लेकिन वही अगर मैं हॉस्पिटल वेस्ट कंसिडर करूँ तो डेफिनेटली मुझे भर भर के वायरसेस और बैक्टीरियाज का अमाउंट मिलेगा। आर यू गेटिंग इट? सो इट डिपेंड्स अपॉन द सोर्स ऑफ सीवेज कि इसमें ये जो कॉम्पोजिशन है, मतलब इसमें ये जो कंटेंट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, वो कम क्यों है और ज़्यादा क्यों है, क्योंकि सोर्स मैटर करता है। ओके,
रॉ सीवेज में कंटेन मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया पर ml। अगर आप डायरेक्ट गटर का पानी उठा के टेस्ट करोगे तो आपको अंदाजा नहीं है उसमें कितने मिलियन बैक्टीरिया हो सकते हैं। ओके, दिस इंक्लूड्स कोलीफॉर्म्स, मतलब अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया आपको बताए जा रहे हैं। कोलीफॉर्म, फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई जो स्टूल्स में से मिलते हैं, एनारोबिक स्पोर फॉर्मिंग बैसिलाई एंड अदर टाइप्स ओरिजिनेटिंग इन द इंटेस्टिनल ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमंस। आपके इंटेस्टाइन के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कोलीफॉर्म्स, छोटे छोटे ई कोलाई ऑर्गेनिजम्स हैं जो खाने को डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वही कोलीफॉर्म्स आपको सीवेज में भी देखने को मिलेंगे। मतलब वैसे ही स्पीशीज के कोलीफॉर्म्स आपको सीवेज में देखने को मिलेंगे बिकॉज मैक्सिमम सीवेज कंटेन्स ह्यूमन एक्सक्रीटा। ओके, बिफोर वेस्ट वाटर इज मेड फॉर अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज़, ये वेस्ट वाटर आप ट्रीट करके ह्यूमन यूज़ को अवेलेबल करो, उससे पहले एक प्रोसेस इंपॉर्टेंट होता है। It has to be treated properly so as to remove organic matter, inorganic salts and pathogens as well। मतलब ऐसा इमेजिन करो कि आप ये जो ट्रीटेड वाटर यूज़ कर रहे हो, ये ट्रीटेड वाटर आप गार्डनिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, किसी केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये गंदा पानी यूज़ करने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको ट्रीट करो। ट्रीट मतलब उसको क्लीन करो। ओके, सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस इंक्लूड्स 4 बेसिक स्टेप्स एज फॉलो। सीवेज ट्रीटमेंट मतलब गंदे पानी को ठीक करने का, क्लीन करने का स्टेप्स, 4 स्टेप्स हमको बताया गया है। प्रिलिमिनरी स्टेप, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टर्शरी ट्रीटमेंट। 4 बेसिक प्रोसेसेस हैं। वन बाय वन हम इन चारों प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब तक के इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको सब समझ में आया? समझ में आया है तो ठीक है। कुछ भी डाउट है तो वीडियो को पॉज करो, कमेंट में पूछो और फिर आगे का वीडियो देखो, नहीं तो डाउट भूल जाओगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट प्रोसेस की तरफ से कि सीवेज वाटर को ट्रीट करने के लिए जो 4 प्रोसेसेस है उसमें से फर्स्ट प्रोसेस में क्या होता है। सो एज यू कैन सी व्हाट इज़ द फर्स्ट प्रोसेस, इट इज़ अबाउट प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट। क्या है इसमें? प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट। मतलब प्राइमरी ट्रीटमेंट से भी जो पहला वाला स्टेप आता है दैट इज़ प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट। द प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट इंक्लूड्स स्क्रीनिंग एंड ग्रिड चेंबर। ये प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, पहला स्क्रीनिंग और दूसरा ग्रिड चेंबर। स्क्रीनिंग मतलब क्या होता है? स्क्रीनिंग का बेसिक मतलब होता है किसी चीज़ को ऊपर से चेक करना। ओके, और ग्रिड चेंबर मतलब क्या होता है? ग्रिड मतलब किसी चीज़ को पर्टिकुलरली छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना। सो चलिए देखते हैं कि स्क्रीनिंग में क्या बताया गया। द प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट इंक्लूड्स स्क्रीनिंग एंड ग्रिड चेंबर। स्क्रीनिंग, सीवेज एंड वेस्ट वाटर कंटेन्स प्लेंटी ऑफ सस्पेंडेड फ्लोटिंग मटेरियल्स। आपका जो सीवेज या वेस्ट वाटर होता है उसमें तैरता हुआ वेस्ट बहुत होता है, मतलब ऊपर जो वेस्ट तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है, ये बहुत अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ओके, प्लेंटी ऑफ सस्पेंडेड फ्लोटिंग मटेरियल्स, कोर्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स अलॉन्ग विद डिजॉल्व सब्सटेंसेस। मतलब देखो, वेस्ट की ना अलग अलग कैटेगरी है। बड़ा बड़ा वेस्ट होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, ऊपर कुछ पार्टिकल्स तैर रहे होंगे, कुछ पार्टिकल्स नीचे सेडिमेंट हो गए होंगे। ओके, द सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट्स आर फिल्टर्ड एंड रिमूव्ड। जो पार्टिकल्स नीचे की तरफ सेडिमेंट हो गए हैं उनको हम छान कर फिल्टर करके निकाल देते हैं, और जो पार्टिकल ऊपर तैर रहे हैं उनको भी हम एक साथ फिल्टर करके निकाल देते हैं। ऑलराइट, लेकिन अब बारी आती है कोर्स पार्टिकल की। कोर्स पार्टिकल मतलब जो रेत जितने, मट्टी जितने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। दिस इज डन इन स्क्रीनिंग चेंबर। स्क्रीनिंग चेंबर में हम क्या करते हैं? बड़े बड़े कचरे को फिल्टर करके साइड में निकाल देते हैं। अब बचता है पानी, और पानी के अंदर का छोटा छोटा कोर्स पार्टिकल। द सीवेज इज पास्ड थ्रू स्क्रीन्स और नेट्स इन द चेंबर्स। हम ये सीवेज वाटर को अलग अलग नेट में से, छन्नी होती है ना, ऐसे अलग अलग नेट में से पास करते हैं ताकि जितना हो सके उतना कचरा प्राइमरी लेवल पर ही निकल जाए। ओके, लार्जर सस्पेंडेड और फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स आर हेल्ड बैक इन द स्क्रीनिंग चेंबर्स। तो जो बड़ा बड़ा कचरा होगा, जो फ्लोटिंग वेस्ट मटेरियल होगा, वो नेट में अटक जाएगा और सिर्फ पानी आगे पास होगा। ओके, दिस हैव टू बी रिमूव्ड बिफोर द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। और ये कचरा आगे बढ़ने से पहले हमको ये पूरा कचरा निकालना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा बड़ा कचरा ही अगर क्लीन नहीं करेंगे तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना पॉसिबल नहीं होगा। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए जितना हो सके उतना कम पार्टिकल होना चाहिए पानी में, मतलब उसमें ऑर्गेनिजम्स वगैरह हम क्लीन करते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में। तो मैकेनिकल या फिजिकल ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं? फिजिकल ट्रीटमेंट में हम बेसिकली बड़े बड़े कचरे को फिजिकली रिमूव करते हैं। कोई मशीन कुछ नहीं, बड़ा बड़ा नेट लेते हैं, फिल्टरिंग नेट लेते हैं, उसमें से पानी ट्रांसपोर्ट करते हैं, और जो भी बड़ा बड़ा कचरा रहता है वो फिल्टर में अटक जाता है और पानी आगे ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट बारी आती है ग्रिड चेंबर्स की। किसकी बारी आती है? ग्रिड चेंबर्स की। तो चलिए देखते हैं कि ग्रिड चेंबर्स में क्या बताया गया है। तो अब देखिए हमको ग्रिड चेंबर्स के बारे में क्या बताया गया है।
आफ्टर स्क्रीनिंग आपने कर ली, बड़ा बड़ा कचरा आपने निकाल लिया। द फिल्टर्ड सीवेज इज देन पास्ड इनटू सीरीज ऑफ ग्रिड चेंबर्स। अब आपने जो कचरा पानी फिल्टर किया है उसमें से बड़ा बड़ा फ्लोटिंग कचरा आपने निकाल लिया। मतलब इमेजिन करो कि ऐसा कुछ आपका वाटर रहा होगा, ठीक है, ऐसा कुछ पानी रहा होगा जिसके ऊपर बड़ा बड़ा कचरा रहा होगा। तो ये बड़ा बड़ा कचरा आपने नेट पे से निकाल दिया। अब बचा छोटा छोटा अंदर जो सॉलिड पार्टिकल सस्पेंड हो गए, ये सॉलिड पार्टिकल्स बचे। तो अब इसको हम कैसे रिमूव करेंगे? These chambers contain, after screening the sewage is passed into a series of grid chambers। इस पानी को हम किस में पास करेंगे? इस पानी को हम एक ऐसे चेंबर में डालेंगे जो अलग अलग ग्रिड चेंबर में डिवाइडेड हो। मतलब यहाँ पर समझो, ऐसे इमेजिन करो, यहाँ पर ढेर सारे ऐसे रॉक होंगे, पेबल्स, छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना। पुराने ज़माने में पत्थर यूज़ किए जाते थे पानी को फिल्टर करने के लिए, क्योंकि ये सारे मॉलिक्यूल्स को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते थे। ओके, तो हम क्या करेंगे? हम ऐसे अलग अलग लेयर्स बनाएंगे। क्ले का लेयर बनाएंगे, क्ले का लेयर सेटल करेंगे ताकि वो पानी के सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर ले। फिर रॉक को अरेंज करेंगे तो रॉक में से भी कचरा एब्जॉर्ब होते जाएगा और नीचे से वाटर जाएगा। ओके, so now we will do what? We will pass the water into the grid chamber. These chambers contain large stones which are also known as pebbles and brick ballast. Brick ballast मतलब क्या होता है? ईंट का जो मटेरियल होता है, मिट्टी जो होती है, वो भी हम अरेंज करते हैं ताकि उस मिट्टी में छोटा छोटा कचरा अटक जाए और अंदर सिर्फ पानी जाए, क्योंकि लास्ट लेयर आपका पत्थरों का होता है। ओके, कोर्स पार्टिकल सेटल डाउन बाय ग्रेविटी। तो जो छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल्स होंगे वो ग्रेविटी की वजह से सेटल डाउन हो जाएंगे। एंड दस पैसेज ऑफ फिल्टर्ड सीवेज रिमूव्स मच ऑफ द कोर्स पार्टिकुलेट मैटर। और इसी की वजह से क्या होगा कि आपका जो सीवेज वाटर में ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स पार्टिकल रहा होगा या सॉलिड पार्टिकल्स रहा होगा, वो इस पेबल्स में अटक जाएगा और नीचे आपको मिलेगा आउटलेट से सिर्फ वाटर। अब उस वाटर में प्रेजेंट है आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बड़ा जितना कचरा हो सकता था उतना हमने पॉसिबली निकाल दिया प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट के टाइम पे, मतलब फिजिकल प्रोसेस में, बाय डूइंग स्क्रीनिंग एंड ग्रिड चेंबर। प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट को आप फिजिकल प्रोसेस भी बोल सकते हो। डन, लेट्स मूव अहेड। ओके, अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड स्टेप, सेकेंड प्रोसेस क्या है सीवेज वाटर को ट्रीट करने के लिए। दैट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट को भी हम फिजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं और प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट को भी हम फिजिकल ट्रीटमेंट बोल सकते हैं। ओके, सो आफ्टर द प्राइमरी ट्रीटमेंट द सीवेज वाटर इज पम्प्ड इनटू द प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद बड़ा कचरा निकालने के बाद जो पानी बचा, उस पानी को अब हम किधर डालेंगे? सेडिमेंटेशन टैंक में डालेंगे। कहाँ डालेंगे? सेडिमेंटेशन टैंक, मतलब कचरे को नीचे सेडिमेंट करने के लिए। ओके, द सेडिमेंटेशन ऑफ द सस्पेंडेड सॉलिड और ऑर्गेनिक मैटर अकर्स इन दिस टैंक। अबाउट 50 to 70% ऑफ द सॉलिड सेटल डाउन। क्या होता है इस टैंक में? सेडिमेंटेशन टैंक का नाम का ही मतलब समझ में आ रहा है कि इसमें जो भी ऑर्गेनिक मैटर होगा वो ग्रेविटी की वजह से या कुछ इस तरीके का लिक्विड डाला जाता है सेडिमेंटेशन टैंक में कि वो जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे जो बचे होंगे, वैसे तो प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में मेजर सॉलिड पार्टिकल्स निकल जाएंगे, लेकिन अभी भी जो छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स होंगे जो कहीं बच गए होंगे पेबल्स के वजह से, जो आ गए होंगे पानी में, 50 to 70% सॉलिड पार्टिकल्स नाउ विल सेटल डाउन, वो सेडिमेंट हो जाएंगे सेडिमेंटेशन टैंक में। ओके, and there is reduction of about 30 to 40% in number of coliform organisms। और ये सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है? 30 to 40% कोलीफॉर्म ऑर्गेनिजम्स भी कम हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। ओके, द ऑर्गेनिक मैटर विच इज सेटल डाउन इज कॉल्ड प्राइमरी स्लज। जो ऑर्गेनिक मैटर नीचे सेटल हो गया है, मतलब खाने के दाने या छोटे छोटे दाने जो नीचे सेटल हो गए हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्लज। स्लज मतलब होता है कचरा। तो ये प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो कचरा निकलता है उसको हम बोलेंगे प्राइमरी स्लज, विच इज रिमूव्ड बाय मैकेनिकली ऑपरेटेड डिवाइसेस। और इसको क्या करते हैं हम? जो मशीन्स की मदद से हम ये स्लज, ऐसे स्लज को मशीन की मदद से रिमूव कर देते हैं टैंक के अंदर से। ओके, वाटर को फिल्टर कर लेते हैं और नीचे जो कचरा सेडिमेंटेड रहता है, बचा हुआ रहता है, उस कचरे को हम मैकेनिकली रिमूव करते हैं ताकि दूसरा पानी अंदर आ सके और दूसरा वाटर फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो सके। ऑलराइट, द सुपरनेटेंट मतलब ऊपर का पानी और नीचे जो बचा है दैट इज सेडिमेंट। सो द सुपरनेटेंट और एफ्लुएंट इज in the primary sedimentation tank still contains large amount of dissolved organic material and microorganisms। अभी भी पानी पूरी तरीके से क्लीन नहीं हुआ है, सिर्फ 50% क्लीनिंग हुई है। अभी भी जो ऊपर का पानी बचा था जो हमने फिल्टर करके निकाल लिया, उसमें अभी भी लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है विच कैन बी रिमूव्ड बाय सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमने क्या किया कि जो और ऑर्गेनिक सॉलिड मैटर था उसको सेडिमेंट कराया, उसको बिठा दिया
उसको स्लज को निकाल दिया और वाटर को फिल्टर कर लिया, मतलब ऊपर का जो सुपरनेटेंट था, एफ्लुएंट था, उसको फिल्टर आउट कर लिया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। क्या बोलते हैं हम इसे? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब यहाँ पर हम एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया यूज करेंगे। सी द प्राइमरी एफ्लुएंट इज पास्ड इनटू लार्ज एरेशन टैंक्स। प्राइमरी ट्रीटमेंट से जो पानी निकाला, सेडिमेंटेशन टैंक में से जो पानी निकाला, अब हम उसको एक बड़े एरेशन टैंक में डालेंगे। एरेशन टैंक मतलब जो ओपन होगा, जिसमें ऑक्सीजन का सोर्स कंटिन्यूअसली प्रोवाइड किया जाएगा। सो हम उसको बड़े एरेशन टैंक में डालेंगे, उस फिल्टर्ड वाटर को एरेशन टैंक में डालेंगे। हियर इट इज कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड मैकेनिकली एंड एयर इज पम्प्ड इनटू इट। एजिटेटेड मतलब क्या होता है कि आपने ये बड़े एरेशन टैंक में जो पानी डाला है, उस पानी को आप कंटिन्यूअसली शेक कर रहे हो। एजिटेट कर रहे हो मतलब उस पानी को आप कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहे हो, जिसकी वजह से क्या होगा, बाहर से ऑक्सीजन इनपुट होते जाएगा, ऑक्सीजन जाते जाएगा। ओके, एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो विगरसली। और आपको पता होगा कि जब ये हमने इनिशियल लेक्चर्स में पढ़ा है कि जब हम किसी चीज़ को शेकर पे रखते हैं, मतलब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मीडियम जब मूव करते रहते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत खुश हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो होते हैं। तो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो जाएंगे विगरसली। विगरसली मतलब ज़्यादा अमाउंट में और क्विकली। एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो विगरसली एंड दे फॉर्म फ्लॉक्स। और ये एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, पानी के ऊपर ऐसे अलग अलग मासेस, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, अलग अलग ग्रुप बना लेंगे, फ्लॉक्स बना लेंगे। मतलब इमेजिन करो कि ये आपका एरेशन टैंक है। ओके, इमेजिन करो ये आपका एरेशन टैंक है, आप इस पानी को कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहे हो, मैकेनिकली रोटेट कर रहे हो, जिसकी वजह से ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। और वाटर के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म के पैचेस देखने को मिलेंगे। मतलब पानी के ऊपर जैसे बारिश में नहीं काई इकट्ठा हो जाती है, वैसे ही एरेशन टैंक में पानी के अपर सरफेस पे आपको ऐसे बहुत सारे फ्लॉक्स देखने को मिलेंगे, मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके, Flocks are the masses of bacteria held together by slime and fungal hyphae to form mesh-like masses। ये फ्लॉक का डेफिनेशन है, इसको ब्रैकेट में डाल के अंडरलाइन कर लो, आपको 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। डिफाइन फ्लॉक्स। तो फ्लॉक क्या होता है, ये दीज फ्लॉक्स इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके, फ्लॉक्स आर द मासेस ऑफ बैक्टीरिया जो एक दूसरे को पकड़ते हैं फंगल हाइफे की मदद से। फंगल हाइफे क्या होता है, ये समझो ये ऐसा फंगस है, तो इसको हम बोलते हैं हाइफे। क्या बोलते हैं हम इसको? हाइफे। सो फ्लॉक्स आर द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया विच आर हेल्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ हाइफे, फंगल हाइफे, टू फॉर्म अ मैश लाइक मैश। मैश मतलब क्या होता है, छन्नी जैसा वो बनाने के लिए, एक जाल बनाने के लिए। ओके, These aerobic microbes consume the major part of the organic matter। और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या फ़ायदा है, देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वैसे तो बुरे होते हैं, लेकिन हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होंगे उतना उनको खाना लगेगा। और उनका खाना कहाँ से आ रहा है, पानी के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट था, जो कचरा प्रेजेंट था, जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स प्रेजेंट थे, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यूज़ करके आपके ऑर्गेनिज्म ग्रो होंगे। तो इसका मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने सारा ऑर्गेनिक मैटर यूज़ कर लिया, तो अब आपको ऑर्गेनिक मैटर निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने वो खा लिया है। अब आपको सिर्फ ये जो फ्लॉक है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फ्लॉक है, यही निकालना पड़ेगा, तो आपको पानी साफ मिल जाएगा। ओके, so these aerobic microbes consume the major part of the organic matter present in the effluent as they grow। जैसे जैसे वो ग्रो होंगे वैसे वैसे वो ऑर्गेनिक कंटेंट यूज़ करते जाएंगे। एंड ड्यू टू दिस बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द एफ्लुएंट इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। और इसके वजह से क्या होता है कि जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स खाना खाते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, पानी का ऑक्सीजन बच जाएगा और आपका जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड था, देखो ऑर्गेनिज्म एक लेवल के बाद मर जाते हैं, वो अपना ही खाना खाते जाते और वो एक टाइम के बाद सैचुरेट हो जाते हैं, क्योंकि अब उनको नया कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा है। तो जब वो मर जाते हैं, हम उन ऑर्गेनिजम्स को फिल्टर करके बाहर निकाल देते हैं, तो अब हमारे पानी को ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं चाहिए, सो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाता है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन द सेकेंडरी ट्रीटमेंट, इन आवर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। क्या करते हैं हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं कंटिन्यूअस एजिटेशन करके, ताकि वो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक मैटर खा लें और हमारा पानी 75% क्लीन हो जाए। अब बचा कुचा 25% क्लीनिंग होता है लास्ट स्टेज, दैट इज टर्शरी ट्रीटमेंट में। सो आर यू रेडी टू अंडरस्टैंड दैट? डन विद दिस? ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड। ऑल राइट, तो अब हमारा देखते हैं फोर्थ प्रोसेस, सीवेज ट्रीटमेंट को क्लीन करने के लिए जो फोर्थ प्रोसेस है, दैट इज टर्शरी प्रोसेस। टर्शरी प्रोसेस में क्या होता है, एक बार आपका बीओडी रिड्यूस हो गया, वंस द बीओडी ऑफ द वेस्ट वाटर इज रिड्यूस्ड, मतलब अब पानी को ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इट इज़ पास्ड इनटू अ सेटलिंग टैंक। हम उस वाटर को किस में पास कर देते हैं, सेटलिंग टैंक में। देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमने यूज़ किया सेडिमेंटेशन टैंक, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमने यूज़ किया एरेशन टैंक ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए। अब टर्शरी ट्रीटमेंट में हम यूज़ कर रहे हैं सेटलिंग टैंक, जो बचा हुआ कचरा है उसको सेटल करने के लिए। ओके,
हियर द बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ऊपर फ्लॉक्स जमा हुए थे उन फ्लॉक्स को नीचे सेडिमेंट करने देंगे, उनको सेटल होने देंगे। द सेडिमेंट इज नाउ कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो कचरा बचा था उसको हमने प्राइमरी स्लज बोला। अब नीचे जो ये फ्लॉक्स जमा हो गए, फ्लॉक्स सेडिमेंट हो गए, इसको हम बोलेंगे एक्टिवेटेड स्लज। स्लज मतलब होता है कचरा, जमा हुआ कचरा। Small part of this is passed back into aeration tank and the major part is pumped into large tanks called anaerobic sludge digesters। ये जो नीचे का एक्टिवेटेड स्लज है इसमें से 25% हम वापस एरेशन टैंक में डालते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट वाले एरेशन टैंक में डालते हैं। क्योंकि देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई होने के लिए इनिशियल सोर्स होना चाहिए, एक दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले से प्रेजेंट होंगे तो वो अपना पॉपुलेशन बढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा पोर्शन हम वापस एरेशन टैंक में डालते हैं, लेकिन मेजर पोर्शन हम एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल देते हैं। किस में डाल देते हैं, एक नए टैंक में, जिसको हम बोलते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। मतलब अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा ये स्लज था, कचरा था, उसको एनारोबिकली डाइजेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, एनारोबिकली डाइजेस्ट करेंगे। सी इन दीज टैंक्स, मतलब इन एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो एंड डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड फंजाई इन द स्लज। क्या करते हैं हम इसके अंदर कि एनारोबिक बैक्टीरिया जो ग्रो हुआ है उसको डाइजेस्ट करवाते हैं। इन दीज टैंक्स एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो। जो फ्लॉक हमने डाला था ना एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में, जो 75% फ्लॉक हमने डाला, वो फ्लॉक को अब डाइजेस्ट करने के लिए एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो होंगे। कौन ग्रो होंगे, एनारोबिक बैक्टीरिया। सो एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो, और ये जो फ्लॉक है एनारोबिक बैक्टीरिया इस एरोबिक बैक्टीरिया को खा लेगा, क्योंकि एनारोबिक बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ओके उसको इसीलिए एनएरोबिक बोलते हैं। तो ये एनएरोबिक बैक्टीरिया विल ईट एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंजाई। ड्यूरिंग दिस एनारोबिक डाइजेशन गैसेस सच एज, अब ये जब एनारोबिक डाइजेशन होता है तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि मीथेन। सो गैसेस सच एज मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S जो बहुत स्मेल करता है आपके लैब में, CO2 etc. are produced. Effluents from these plants, that is digester, after chlorinization are released in natural water bodies like rivers and streams. तो दो चीज़ें क्या हो रही हैं कि जब एनारोबिकली आपका कचरा डाइजेस्ट हो रहा है तो उसमें से बहुत गैस प्रोड्यूस होगा, जैसे मीथेन गैस, H2S गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के गैसेस प्रोड्यूस होंगे। और जो ऊपर का एफ्लुएंट बचेगा, सुपरनेटेंट वाटर जो बचेगा, नीचे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खा गए, एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स खा गए, ऊपर का जो पानी बचा है उस पानी को अब हम क्लोरीन ऐड कर देंगे उस पानी में फिल्टर करके, और उस पानी को अब हम रिवर में लीव कर देंगे या रिवर या छोटे छोटे स्ट्रीम्स में रिलीज कर देंगे ताकि वो डिस्चार्ज हो सके। ओके, सो these are released in natural water bodies like rivers and streams. Chlorination kills pathogenic bacteria. समझो उस पानी में अभी भी कोई अगर पैथोजेनिक बैक्टीरिया रह गया होगा एनारोबिक स्लज डाइजेशन के टाइम पे, तो जो हमने क्लोरीन ऐड की पानी को रिवर में रिलीज करने से पहले जो हमने क्लोरीन ऐड की, वो क्लोरीन क्या करती है, मैक्सिमम पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल कर देती है। एंड डाइजेस्टेड स्लज इज देन डिस्पोज्ड, और ये जो नीचे का कचरा बचा था जो स्लज डाइजेस्ट हो गया था उसको अब हम डिस्पोज कर देते हैं, या तो उसको हम फर्टिलाइजर के जैसे यूज़ कर सकते हैं या तो उसमें से गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो आपको यहाँ तक का समझ में आया कि टर्शियरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, पक्का। चलिए अब इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ऑल राइट, तो देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस स्टेजेस इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो यहाँ हमको क्या दिखाई जा रहा है, सबसे पहले तो वेस्ट वाटर का सोर्स आता है, फिर उसको हम स्क्रीन करते हैं, मतलब स्क्रीनिंग नेट्स के थ्रू पास करते हैं ताकि फ्लोटिंग कचरा फिल्टर हो सके। फिर उसको दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट टू रिमूव हैवी सॉलिड्स। देन वी पास इट टू द ग्रिड सेटलिंग। ग्रिड सेटलिंग में क्या होगा, जो और छोटा छोटा कचरा होगा वो फिल्टर हो जाएगा ड्यू टू रॉक्स। फिर उसको हम डालते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होगा, रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो सेटल हो जाएंगे, ठीक है, सेडिमेंटेशन में टैंक में बैठ जाएंगे, तो आपको मिलेगा सेटल्ड सीवेज। ये सेटल्ड सीवेज कहाँ जाता है, ये सेटल्ड सीवेज जाता है एरेशन टैंक में, क्योंकि सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, हम एरेशन टैंक यूज़ करते हैं। सो सेकेंडरी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा, एरेशन टैंक में आपका सेटल्ड सीवेज जाएगा और इसमें से जो बचा हुआ पानी रहेगा उसको हम डालेंगे ये टर्शियरी ट्रीटमेंट के लिए। कहाँ पर डालेंगे उसको, टर्शियरी ट्रीटमेंट के लिए, मतलब उसको हम डालेंगे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। ओके, सेकेंडरी ट्रीटमेंट से जो पानी मिलता है, द ट्रीटेड एफ्लुएंट, द वाटर इज रिसाइकल्ड। उस वाटर को हम या तो गार्डनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं या तो केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं। जो टर्शियरी ट्रीटमेंट के लिए पानी आता है, जो टर्शियरी ट्रीटमेंट के लिए वेस्ट आता है, वो जाता है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। किस में जाता है वो, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। वहाँ पर एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो होके
फ्लॉक्स को किल कर देते हैं और उसमें से जो पानी निकलता है उस पानी को हम क्लोरीनेट करके वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ कर देते हैं और जो स्लज बचता है उस स्लज को हम बायोगैस प्रोडक्शन के लिए या किसी और पर्पस के लिए यूज़ कर देते हैं. सो दिस इज़ द शॉर्टेस्ट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ यू कैन ट्रीट योर वाटर. आप ये डायग्राम प्रैक्टिस करो तो आपको थ्योरी याद हो जाएगी. एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम्स. सो मेक श्योर दैट यू रीड दिस ट्वाइस. Okay, and I hope that it is understandable. Alright dear students, so I hope that the topic was pretty understandable and easy for you to understand. I tried my best to explain it to you in very simple terms. फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई particular topic या कोई particular content clear नहीं है, then make sure that you ask your doubts in our comment section. And I want to receive many likes क्योंकि बहुत बार बच्चे appreciation करते हैं that ma'am the lecture was very good, we liked the lecture, but they forget to click the like button. So at least my target is that this video gets minimum 100 likes. इतने सब्सक्राइबर्स हैं, कम ऑन यार, 100 लाइक्स तो बनता ही है. सो मेक श्योर दैट यू क्लिक ऑन द लाइक बटन वंस you are done watching the video. Comment your reviews in our comment section, and please, it's a sincere request that please share these videos with your friends, with your schoolmates, with your college mates in your college groups as much as possible, ताकि उनका भी कुछ भला हो सके, even they should get advantage of it. Okay? And if you haven't subscribed to our channel yet, then subscribe कर लो यार, क्या जा रहा है एक बटन क्लिक करने में, फ़ायदा आपका ही है. You will receive regular notifications and updates. Okay? Thank you. Stay tuned for the upcoming session. Till then, see you soon. Bye.